क्लास 8 हमने ये आपके 6 चैप्टर है जो पानी की कहानी, इसके हमने एक्सप्लेन कर दिया है और ये गद्यांश 8 तक के अर्थ ग्रहण संबंधी क्वेश्चन आंसर मैंने करा दिए। आज हम करेंगे ये बुक की एक्सरसाइज। सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। बूंद ने कहा, उनका प्रदर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। यहाँ उनके निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त है? तो उनके दर्शन, उनके, यहाँ पर उनके कर देना। उनके दर्शन करते, किनके? सूर्य के दर्शन करते ही उसमें उड़ने की शक्ति आ जाती बूंद में, यानी वो वाष्प भाप बन जाती। ख वाला, भाप के रूप में पृथ्वी के आसपास घूमती बूंद ने होश आने पर स्वयं को किस रूप में पाया? पानी के रूप में पाया। ठीक है, द्रव मतलब लिक्विड फॉर्म में पाया। ग, बूंद के हथेली पर पड़ते ही लेखक को किस तरह की ध्वनि सुनाई पड़ी? सितार के तारों से। ठीक है, सही कथन के सामने सही, गलत कथन के सामने गलत चिन्ह लगाना है। बूंद पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों से होकर जान बचाकर भागी थी। हाँ। लेखक की ओस की बूंद के प्रति श्रद्धा कम हो गई थी। नहीं। बूंद ने मनुष्य से कई गुना लंबी मछलियों को देखा। सही। बूंद को उसकी पुरानी सहेली आंधी के दर्शन हुए। हाँ। ओस की बूंद धीरे धीरे घटकर स्पष्ट दिखाई देने लगी। नहीं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क है, सूर्यमंडल में कितनी गैसें लपटों के रूप में विद्यमान थी? तो इसका आंसर है ये। सूर्यमंडल में कितनी गैसें लपटों के रूप में विद्यमान थी? सूर्यमंडल में 2 गैसें, हाइड्रोजन जिसको हाइड्रोजन, उसके पुरखों का नाम बता रही थी ना वो बूंद, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन है, और ओसजन ऑक्सीजन। ठीक है, ये 2 गैसें नामक गैसें लपटों के रूप में विद्यमान थी। ख वाला क्वेश्चन है, बेर के पेड़ के पास बूंद कैसे पहुंची? बताएं। बेर के पास बूंद ज्वालामुखी के फटने से समुद्र में जा मिली और धीरे धीरे भाप के रूप में रात भर में ओस बनकर बेर के पेड़ पर आ गई। ठीक है। ग वाला क्वेश्चन है, बूंद के नेत्र दुखने का क्या कारण था? बूंद ने समुद्र की गहरी तह में क्या देखा? पाठ के आधार पर बताइए। इसमें 2 क्वेश्चन है, नेत्र दुखने का क्या कारण था और समुद्र की गहराई में क्या देखा? तो बूंद ने समुद्र की तह में, यहाँ पर मैं लिख देना। ठीक है, बड़े विचित्र जीव देखे। पूरे समुद्र में अंधेरा अंधेरा था। सूर्य का प्रकाश कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता था और बल लगाकर देखने के कारण, यानी जोर लगाकर देखने के कारण बूंद के नेत्र दुखने लगे थे, क्योंकि अंधेरा था, सूर्य का प्रकाश अंदर तक नहीं पहुंच पाया था, इसीलिए। ये है घ वाला है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली? लेखक को ओस की बूंद बेर की झाड़ी के नीचे चलते हुए मिली। लेखक जब वहां से गुजर रहा था तब ओस की बूंद उसकी कलाई पर आ गिरी और सरक कर हथेली पर आ गई। हथेली होता है ना, पाँव। ड वाला है, ड वाला, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज मतलब पुरखा क्यों कहा? तो बहुत दिन हुए हाइड्रोजन, जो पूर्वज का नाम, बूंद ने अपने पूर्वज का नाम बताया था हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं, और ओसजन जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं। ठीक है, नामक गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। लपटों क्या होता है? आग की जो लपट होती है ना, वैसे लपटें। सूर्य का कुछ अंश टूटकर ठंडा होता चला गया। सूर्य का जो कुछ थोड़ा सा टुकड़ा टूट करके अलग हो गया और फिर वो आग का गोला धीरे धीरे ठंडा हो गया, जो टूटा हुआ टुकड़ा था। अब जैसे हम आग जलाते हैं, आग में से अगर हम थोड़ा सा कोयला निकाल के अगर हम अलग रख देते हैं तो वो कोयला पहले तो क्या होता है? अंगारा होता है, और फिर क्या होता है? जब उसको हम अलग रख देते हैं आग से निकालते, वो धीरे धीरे ठंडा हो करके या तो वो राख बन जाता है या तो फिर वो ब्लैक कलर का कोयला बन जाता है। ठीक है, तो टूट करके ठंडा होता चला गया। हाइड्रोजन और ओसजन के रासायनिक क्रिया के कारण पानी की उत्पत्ति हुई, उसमें केमिकल कुछ हुआ उसमें, और फिर पानी बन गया। इसी कारण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी का पुरखा कहा गया है। ठीक है,
अब ये ड हो गया है, अब ये है च। इसमें थोड़ा लेंदी है तो स्क्रीनशॉट कर लेना। पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, पहला पॉइंट बन लगा के लिखना है पानी का जन्म। अरबों वर्ष पहले हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ओक्सीजन मतलब ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई। इन दोनों गैसों ने आपस में मिलकर अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवा दिया। जो उनका उस टाइम अस्तित्व था, जो वो थे उस टाइम, वो गंवा दिया। पृथ्वी के गर्म होने के कारण पानी वाष्प रूप में पृथ्वी के आसपास बना रहा। इसी वाष्प के अत्यधिक ठंडा होने से ठोस बर्फ और बर्फ के पिघलने से पानी का जन्म हुआ। ठोस बर्फ, एकदम हार्ड बर्फ, और बर्फ के पिघलने से पानी का जन्म हुआ। अब यहाँ पर सेकंड पॉइंट लगा के ये लिखना है इसी के ही च का, पानी के जीवन यात्रा की कहानी। पानी पहले वायुमंडल के जल वाष्प के रूप में विद्यमान था। यह वाष्प ठंडी होकर हिमपात के रूप में पहाड़ों के शिखर पर जम गई, वहां से पिघलकर सागर में फिर उसकी गहराई में समा गई। यह ज्वालामुखी के माध्यम से वाष्प के रूप में बाहर आई और वर्षा के रूप में नदियों में फिर नल से टपककर जमीन में समा गया। जहां यह जड़ द्वारा सोख लिया गया, यह पत्तियों से निकलकर वायुमंडल में मिल गया। वाटर साइकिल होता है ना, वो वाला वायुमंडल में मिल गया। वाटर साइकिल जो होता है ना, वो है यहाँ पर पूरा। ठीक है, घ ये छ। कहानी के अंत और आरंभ में, शुरू में और लास्ट के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए, यानी खुद पढ़ के देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक आप बीती सुनाते हुए, ओस की बूंद लेखक यहाँ पर को कर देना जो भी क्वेश्चन में हो। आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। पाठ का अंत और आरंभ पढ़ने से ज्ञात होता है कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए सूर्य की प्रतीक्षा कर रही थी। ठीक है, फोर्थ वाला क्वेश्चन है, जल चक्र के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और पानी की कहानी से तुलना करके देखिए कि लेखक ने पानी कहानी में कौन कौन सी बातें विस्तार से बताई है। पानी हमारे चारों ओर नदी, तालाब, झील, समुद्र तथा कुएं में मौजूद है। यह पानी सूर्य की गर्मी से भाप बनकर वायुमंडल में चला जाता है। यही भाप ठंडी होकर पुनः पृथ्वी पर वर्षा के रूप में पानी बनकर वापस आ जाती है, यानी पुनः मतलब वापस हो जाती है वर्षा। यही जल चक्र है, वाटर साइकिल। ठीक है, लेखक ने निम्नलिखित बातें विस्तार से बताई है। इसमें क्या बताया है? 4 पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनने की प्रक्रिया समझाई है। सेकंड पॉइंट है बर्फ के टुकड़े का सागर की गर्म धारा में पिघलना। फोर्थ पॉइंट है सागर की गहराई में बूंद का जाना। फोर्थ पॉइंट जड़ों द्वारा शोषित होकर पत्तियों तक पहुँचना, यानी एब्जॉर्ब होकर के। शोषित मतलब एब्जॉर्ब होकर के। ठीक है, अब ये यहाँ पर है, हो गया। अब ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, पानी की कहानी पाठ में ओस की बूंद अपनी कहानी स्वयं सुना रही है और लेखक केवल श्रोता है, यानी सुन रहा है। इस आत्मकथात्मक शैली में आप भी किसी वस्तु का चुनाव करके कहानी लिखना। अब देखो, कहानी लिखना है तो बड़ा ही लिखना है। ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो अपनी मर्जी से बना के भी लिख सकते हैं, या फिर ये वाला लर्न कर लेना। कुर्सी की कहानी, कोई भी कहानी बतानी है। अब कुर्सी बोल रही है, मैं कभी किसी मोटे पेड़ का तना हुआ करती थी। एक दिन कुछ लोगों ने पेड़ को काट कर उसके कई टुकड़े कर दिए। मैं भी उन टुकड़ों में से एक थी। फिर लोग मुझे ट्रक में लाद कर आरा मशीन पर ले गए। उस निर्दयी मशीन ने मुझे चीर कर कई हिस्सों में बांट दिया। फिर मुझे एक और कारखाने में ले जाया गया जहां आरी की सहायता से मेरे छोटे छोटे टुकड़े किए गए और उन टुकड़ों को डिज़ाइन दिया गया था। ठीक है, ये कुर्सी की कहानी है। कहानी कुर्सी किससे बनती है? लकड़ी से। लकड़ी कैसे आती है? पेड़ काटने से। तो वो बताया है बस, इतने पर डिज़ाइन दिया गया। बाद में मेरे शरीर पर हथौड़े से मारकर कीलें ठोकी गई और मुझे कुर्सी का रूप दे दिया गया। इतने पर भी लोगों का मन नहीं माना
और मेरे ऊपर रंग पोत कर रंग रगड़ा गया, ठीक है, जिससे चमक आ जाए। पूरी तरह तैयार कर मुझे दुकानदार के हाथ बेच दिया गया। कुछ दिन तक मैं दुकान में पड़ी पड़ी धूल खाती रही। एक दिन दुकानदार ने भी मुझे झाड़ पोंछ कर बेच दिया। फिर मैं एक परिवार में आ गई। वहाँ सभी तरह के लोग मुझ पर सवारी करने लगे। मैं आज तक लोगों का बोझ ढो रही हूँ। मैं उन दिनों को याद करती हूँ जब मैं एक पेड़ का हिस्सा थी। मुझे कोई कष्ट नहीं था। इतना कष्ट सहने के बाद आज भी मैं मनुष्य की सेवा कर रही हूँ। 6 क्वेश्चन है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती? समुद्र तट के आसपास के इलाकों का पानी आसपास के तापमान को न अधिक बढ़ने देता है और न घटने। यहाँ का तापमान क्या होता है? टेम्परेचर समशीतोष्ण रहता है, ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, समान होता है। यही कारण है कि समुद्र तट पर बसे नगरों में न अधिक गर्मी पड़ती है और न अधिक सर्दी। विचार और अभिप्राय में ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका क्वेश्चन ही इतना बड़ा है, देखो। पानी की कहानी में लेखक ने कल्पना और वैज्ञानिक तथ्य का आधार लेकर ओस की बूंद की यात्रा का वर्णन किया। एक तो सोच उसकी कल्पना है और एक वैज्ञानिक यानी साइंटिफिक रीज़न भी बताया है। ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्यमंडल, पृथ्वी, वायु, समुद्र, ज्वालामुखी, बादल, नदी, जल से होते हुए पेड़ के पत्ते तक की यात्रा करती है। इस कहानी की भांति आप भी लोहे अथवा प्लास्टिक की कहानी लिखने का, लोहा या प्लास्टिक की कहानी लिखना है तो आपको जो कहानी लिखनी है वो लिख लेना, जो नहीं तो ये लर्न कर लेना। लोहे की कहानी, ठीक है। लोहा खनिज पदार्थों की श्रेणी में आता है। यह भी अन्य खनिज पदार्थों की भांति कच्ची अवस्था में जमीन के अंदर से निकाला जाता है। अब देखो जैसे पत्थर निकलता है ना, तो वैसे लोहा भी निकलता ज़मीन से। विभिन्न अवस्था में ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, अलग अलग टाइप्स का निकाला जाता है, ठीक है। विभिन्न रासायनिक पदार्थों के प्रयोग करके तथा विभिन्न प्रकार की मशीनों तथा कारखानों में शोधन होने के बाद पक्के रूप में मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी कि उसमें केमिकल वगैरह डाल करके उसको मजबूत बनाया जाता है, और भी चीज़ें मिलाई जाती है उसमें, मशीनों में डाला जाता है जब हम उसको लोहा के रूप में यूज़ करते हैं। इसे गेट, खिड़की, गाटर बोलते हैं जिसको, गर्डर, विभिन्न प्रकार की मशीनों, कल पुर्जों, इमारतों, पुलों, यातायात के साधनों, रक्षा यंत्रों तथा अन्य बहुत से उपयोगों में लाया जाता है। रक्षा यंत्रों क्या होता है? वेपन्स होते हैं ना, वो हथियार। वर्तमान समय में तो इसकी मांग इस कदर बढ़ गई है कि किसी भी कार्य को मजबूती प्रदान करने के लिए लोहे पर अत्यधिक विश्वास किया जाता है। अगर कोई काम करते हैं, लोहे को फर्स्ट प्राइवेसी दी जाती है कि बहुत मजबूत होता है, ठीक है। अब ये है सेकंड क्वेश्चन है, अन्य पदार्थों के समान जल की भी 3 अवस्थाएं होती है। अन्य पदार्थों से जल की इन अवस्थाओं में एक विशेष अंतर यह होता है कि जल की तरह अवस्था की तुलना में ठोस अवस्था बर्फ हल्की होती है। यानी जल जो पानी होता है वो भारी होता है, जो बर्फ होती है हल्की होती है। इसका कारण ज्ञात कीजिए। जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव्य और गैस। नहीं बोलते हैं गैस, और ये ठोस, द्रव्य और गैस, लिक्विड फॉर्म है ना, सॉलिड फॉर्म और गैसेस वो होता ना। जल की द्रव अवस्था की तुलना में उनकी ठोस यानी सॉलिड अवस्था अर्थात बर्फ हल्की होती है। इसका कारण यह है कि पानी के घनत्व की अपेक्षा उसका घनत्व कम होता है। जो पानी के भार की अपेक्षा उसका भार कम होता है, बर्फ़ का कम घनत्व के कारण ही बर्फ़ हल्की होती है, ठीक है। अब ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, पाठ के साथ केवल पढ़ने के लिए दी गई पठन सामग्री हम पृथ्वी की संतान है। यानी इसमें कोई एक सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है, हम पृथ्वी जस्ट इस चैप्टर के बाद है, ठीक है। तो का सहयोग, इसकी सहायता लेकर के पर्यावरण संकट पर एक लेख लिखना है, ठीक है। अब है पर्यावरण संकट। पर्यावरण शब्द
परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर से ढका हुआ। पर्यावरण में मानव, जीव जंतु, नदी, आकाश, पेड़ पौधे, खनिज आदि सभी अपना अपना महत्व रखते हैं। एनवायरनमेंट पढ़ते हैं ना अपन ईवीएस में, वो वाला है एसएसटी ईवीएस में जो भी है। परंतु मनुष्य अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए इन सभी साधनों का अंधाधुंध प्रयोग कर रहा है। उसमें पढ़ते हैं साइंस में एनवायरनमेंट का, 5th तक थे तब ईवीएस में पढ़ते थे, है ना। मनुष्य को इन संसाधनों के नष्ट होने की कोई चिंता नहीं है, फिर वह इनकी सुरक्षा के लिए क्यों चिंतित हो। इसीलिए आज हमारे सामने पर्यावरण सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। कितने सारे पॉल्यूशंस हो रहे हैं ना, ये भी आप पढ़ते ही हो। आज विश्व की सभी प्रमुख नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, नर्मदा, टेम्स आदि पूर्ण रूप से प्रदूषित हो गई, यानी पॉल्यूटेड हो गई है। इनके साथ साथ ही ओजोन परत में भी छेद हो गया है, जिसके कारण ओजोन लेयर नहीं है उसमें होल हो गया ना, ब्लैक वाला, जिसके कारण धरती पर सूर्य का तापमान बढ़ता जा रहा है, यानी सनलाइट डायरेक्ट आ रही है। फलस्वरूप ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे, जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं। इससे पृथ्वी पर बसे द्वीप समूहों तथा महाद्वीपीय तटों के डूब जाने का खतरा पैदा हो गया है। यदि यही स्थिति रही तो समुद्र किनारे बसे शहरों का कभी भी विनाश हो सकता है। यह चिंता का विषय है। इस स्थिति को समझते हुए समस्त विश्व में जल, वायु तथा ध्वनि का प्रदूषण से बचाने के लिए किए जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में पर्यावरण दिवस व पृथ्वी सम्मेलन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है पर्यावरण तथा पृथ्वी को बचाना। अतः वर्तमान में इस बात की जरूरत है कि विश्व के सभी देश अपने आपसी मतभेदों को, यानी दुश्मनी को भुलाकर जलवायु परिवर्तन के खतरों एवं महाविनाश से निपटने के लिए एकजुट होकर एवं व्यक्तिगत प्रयासों द्वारा पर्यावरण को शुद्ध एवं निर्मल बनाए रखें। यानी हम एकजुट होकर के कुछ ऐसे काम करें जिससे पॉल्यूशन दूर हो जाए। ठीक है, अब हम ये क्या है, थोड़ा सा है पानी की कहानी हमने ये कर लिया। ये देखो, हम पृथ्वी की संतान है, ये नेक्स्ट सिर्फ पढ़ने के लिए ये इससे हेल्प लेके हमने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया था वो उस पर पर्यावरण पर लेख लिखा था। अब नेक्स्ट 2 चैप्टर बचे हैं, 17 और 18। बाज और सांप की कहानी है और टोपी भी कहानी है। ठीक है, तो ये कहानियाँ हैं, इंटरेस्टिंग होगी। देखो अपन आगे करेंगे, इस वर्क को कंप्लीट कर लेना।